गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार सभी को। मैं अमित कुमार एक बार शाम को किया था और एक बार अब कर रहा हूं। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि उस टाइम पे हम लोगों ने अकाउंट के रिवीजन की क्लास ली और इस टाइम पे हम लोग जैसे कि सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम लोग टू द पॉइंट में आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब बातें बहुत कम होगी, केवल काम होगा और केवल क्लास होगी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दो क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। पहला क्वेश्चन था बजट से आप क्या समझते हो। निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने बजट के बारे में समझ लिया होगा कि बजट कुल मिलाकर, बजट का तात्पर्य एक चमड़े के थैले से होता था जो ब्रिटेन के समय इंग्लैंड के वित्त मंत्री ने पेश किया था। चमड़े के थैले में बजट एक पूर्वानुमान होता है जिसमें आय एवं एक सामान्य वर्ष के आय एवं व्ययों का लेखा किया जाता है। बजट वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में रखा जाता है। जब तक बजट नहीं रखा जाता तब तक सारी चीजें गोपनीय रहती हैं। बजट के माध्यम से बजट की विशेषताओं के बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली थी और मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ भी गई होंगी। बेटा आज हम लोग इस दूसरे पार्ट में जिस सेशन पे बात करेंगे, स्पेशली वैसे तो ये तीसरा क्वेश्चन है लेकिन आज का ये पहला क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है बजट की प्रक्रिया को समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 4 नंबर में क्वेश्चन कंफर्म में आएगा। बजट की प्रक्रिया को समझाइए। 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 ठीक है, तो बेटा हमें क्या करना है, बजट की प्रक्रिया को समझाइए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बजट की प्रक्रिया क्या होती है इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। देखिए बजट के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। बेटे एक चीज हमेशा याद रखना, यहां पे ये जो प्रक्रिया शब्द जुड़ा है ना बेटा, ये जो प्रक्रिया शब्द जुड़ा है बेटा, इसका अपना ही एक अलग महत्व है। प्रक्रिया, ये जो शब्द जुड़ा है बेटा प्रक्रिया, इसका अपना ही एक अलग महत्व होता है प्रक्रिया का। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रक्रिया जैसी चीजें आ जाएंगी तो उसको आप ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हो। कहने का क्या मतलब है सर, तो कहने का मतलब यह कि जैसे सपोज बजट की विशेषताएं 4-5 लिखी हुई हैं, तो आप विशेषता 5वीं विशेषता पहले में लिख सकते हो, चौथी विशेषता दूसरे में लिख सकते हो, तीसरी को पहले में लिख सकते हो। कोई क्रम नहीं है कि आप क्रम से लिखो। लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन में प्रक्रिया शब्द का उल्लेख आ गया तो उसको आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा जैसे कि वो उसकी प्रोसेस है। मतलब वहां पे आप ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया में आप कुछ उल्टा सीधा लिख सकते हैं। अब जैसे मैं अगर आपसे बताऊं, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस किताब को बनाने की प्रक्रिया बताइए, तो आप क्या बोलोगे? डायरेक्टली ये बोलोगे कि किताब में छपाई कर देते हैं। गलत बात है। अब बताओगे पहले हम लोग लकड़ी से कागज बनेगा, कागज से किताब बनेगी, किताब में छपाई होगी, छपाई से इंक चाहिए, इंक से मशीन, मशीन से प्रिंटिंग होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक प्रोसेसिंग है जिसको आपको क्रम से ही बताना पड़ेगा। तो मैं कहना केवल आपसे ये चाहता हूं कि अगर बात बजट बनाने की प्रक्रिया की आएगी तो उसका भी एक प्रोसेस होगा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं बजट बनाने की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं, तो पहला चरण होता है बजट तैयार करना। पहला चरण क्या होता है? बजट तैयार करना। पहला चरण क्या होता है? बजट तैयार करना। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अगर हमने पहला चरण बताया बजट तैयार करना, दूसरा होता है बजट पेश करना, तो क्या अगर हमने लिखने लगे और बजट बनाने की प्रक्रिया पूछा गया और हम लिख दिए बजट पेश करना पहला पॉइंट है तो गलत हो जाएगा। अबे नालायक नहीं, तो जब बजट तैयार ही नहीं किया तो पेश कैसे कर सकते हो? बजट पर मतदान करना पहला पॉइंट, अरे बजट पर मतदान कैसे पहला पॉइंट हो सकता है भाई? प्रक्रिया का मतलब एक क्रमवार तरीके से होता है। छोटी छोटी बेसिक चीजों को बेटा जब आप समझ पाओगे तो निश्चित रूप से आप फिर उन कॉन्सेप्टों को, उनको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है बेटा, चलो तो पहले हमारी बात आती है बजट तैयार करने की। बेटा बजट तैयार करने का मतलब ये होता है, बेटा बजट तैयार करने का मतलब ये होता है कि जो बजट होता है वो तैयार किया जाता है। अब एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि बजट तैयार किसके द्वारा किया जाता है। देखिए हम सब लोगों ने एक चीज तो बड़ी आसानी से समझ रखी है कि बजट जो है वो पेश तो कौन करता है? बजट जो है वो पेश करता है वित्त मंत्री। तो क्या बजट तैयार भी वित्त मंत्री करेगा? आप मुझे एक बात बताओ, बजट पेश एक व्यक्ति करता है, वित्त मंत्री। आप सबको पता है, आप में से बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि देश का इस समय वित्त मंत्री कौन है। तो बेटा देश का इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। कौन है बेटा देश के वित्त मंत्री? एक महिला है और जहां तक मुझे इतिहास के बारे में पता है तो देश की पहली वित्त मंत्री हैं, यानी कि निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। 2019 का भी किया था और इस साल का भी किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में 2019-20 का बजट है, इसलिए ये पूछा जा सकता है कि देश के वित्त मंत्री किस देश के, वो कौन से वित्त मंत्री थी जिन्होंने अभी हाल ही में देश का बजट पेश किया। तो आप याद रखें निर्मला सीतारमण थी वो। ठीक है, और मेरे हिसाब से शायद वो एकमात्र महिला थी पहली अभी तक के इतिहास में। लेकिन क्या वो अकेले बजट तैयार कर सकती है?
तो देखो, एक इतने बड़े देश का 120 करोड़ जनसंख्या के देश के बजट किसी एक व्यक्ति के द्वारा तैयार नहीं किया जाता। तो बजट तैयार करने के लिए एक शासन विभाग होता है। मेरी बातों को आराम से सुनते जाना, समझते जाना। अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, उससे भी अच्छा। तो याद रखना, एक शासन विभाग होता है। शासन विभाग का मतलब होता है कि एक पूरा विभाग होता है जिसका ये काम होता है कि कितना टैक्स कहां से आ रहा है इसकी जानकारी रखे, उन टैक्सों का पैसा कहां पे खर्चा करना है इसकी सारी जानकारी इस शासन विभाग के पास होती है। कर राजस्व के बारे में सारी जानकारी इसके पास होती है। यह शासन विभाग क्या करता है बेटा, ये शासन विभाग क्या करता है, सितंबर माह में जितने भी अलग अलग विभाग होते हैं, बात को समझते चलना, सितंबर माह में जितने भी अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग मतलब जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, जैसे कि रेल विभाग हो गया, जैसे कि सहकारिता विभाग हो गया, जैसे कि कृषि मंत्रालय विभाग हो गया, जैसे कि हवाई विभाग हो गया, मतलब जितने भी अलग अलग विभाग या सेक्टर होते हैं, उन अलग अलग सेक्टरों को सितंबर ही महीने में बोलता है कि आप अपनी आय एवं व्यय का ब्यौरा दीजिए कि आपने पिछले साल कितना पैसा कमाया है, अगले साल आपको लिए कितनी पैसों की आवश्यकता है, अगले साल आप कितना पैसा और अर्जित कर सकते हैं। यह शासन विभाग इन सभी विभागों से लिस्ट मांगता है। कब? सितंबर पे। सितंबर में जब लिस्ट मांगी गई तो सभी विभाग ने अपना अनुमान दिया और अपने लेखे रखे। रेल विभाग ने बताया कि इस साल हमको 10,000 करोड़ का लाभ हुआ है और 5,000 करोड़ रुपया का हमने व्यय किया है। कोई पीडब्ल्यूडी विभाग ने बताया कि हमको 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, आय 8,000 की हुई है, या अगले साल हमारा इतना अनुमान है कि हम लोग आय कमाएंगे यदि इतना हम इस पर व्यय करेंगे। मतलब ये एक व्यवहारिक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि इन सभी विभागों से सितंबर महीने में ब्यौरा मांगा गया। अब इतने बड़े बड़े विभाग हैं तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने तो पूरी जानकारी लेने में लगते ही लगते हैं। ये सारे विभाग मिल करके जब अपनी गत वर्ष यानी कि जो साल बीत चुका है उसकी सारी आय और व्यय बताएंगे, अगले समय के लिए इनका क्या प्लान है, जहां से आय इतनी हमें चाहिए। भाई रेल मंत्री ये कह सकते हैं कि भाई हमको इस साल इतना पैसा आप रेल के लिए दो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रेल कर सकेंगे तो हमारी आय दुगना हो जाएगी, वो मांग कर सकता है। तो ये सारी चीजें मिल करके फाइनली वित्त मंत्रालय के पास जाती हैं। अब वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री उसका अध्यक्ष यानी मेन होता है, बाकी उसकी पूरी टीम होती है। यह वित्त मंत्रालय इन नेताओं के द्वारा या इन अध्यक्षों के द्वारा दिए गए जो भी प्रारूप या प्रस्ताव होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस राज्य या जिस विभाग ने जितना पैसा मांगा हो उतना पैसा उसको दिया जाए, क्योंकि बेटा वो डिपेंड करता है वित्त मंत्रालय के ऊपर कि उसको कितना देना है। भाई उनसे तो हमने ले लिया, अब बाद में एक बजट तैयार करेगा वित्त मंत्रालय जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस विभाग को कितना पैसा देना है। जरूरी नहीं है कि अगर रेल मंत्रालय ने 15,000 करोड़ मांगे हैं तो वित्त मंत्रालय उतना उसको आवंटित करेगा। ये वित्त मंत्री की स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके पास पैसे तो सीमित होते हैं। अब उसको ये पैसा कहां खर्चा करना होता है ये वित्त मंत्रालय डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से करके बजट तैयार कर लिया जाता है और बजट की प्रक्रिया सितंबर से ही क्या होती है बेटा, शुरू हो जाती है। बेटा मैं बोलने के लिए बहुत बड़ी बातें और भी बोल सकता हूं, क्योंकि हमें कम समय में बहुत सिलेबस कवर करना है, इसलिए जितना पढ़ा रहा हूं, अगर मेरे वीडियो को अगर आपको वास्तव में इकोनॉमिक्स पढ़ना है इसलिए तो 30 मिनट या 32 मिनट की जो भी इकोनॉमिक्स की क्लास हुआ करे उसको शांत मन से बेटा पढ़ लिया करो। मैं गारंटी देता हूं कि हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में सीधे टपकेंगे। इतना याद रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूं, इसमें और भी जितने मोस्ट क्वेश्चन है वो सारे कराऊंगा, एक क्रम से पढ़ा रहा हूं। कोई भी बहसबाजी मत करना कि सर बजट के महत्व कहां गया, सर बजट के प्रकार कहां गया, मैं सब कराऊंगा, ध्यान से सुनते जाओ। तो इस तरीके से करके बजट तैयार कर लिया गया शासन विभाग द्वारा। सितंबर में सभी विभागों से प्रारूप मांगा गया, सभी विभागों ने अपना अपना अनुमान दिया और कुल मिलाकर के बजट तैयार कर लिया गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है बजट का पेश करना, यानी बजट का पेश करना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, बजट का पेश करना। दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा क्या आता है, बजट का पेश करना। अब बेटा एक चीज याद रखना, बजट तैयार हो चुका है बेटा, जब बजट तैयार हो चुका है तो अब बारी आ गई है बजट के पेश करने की। तो याद रखना संसद के 2 सदन होते हैं बेटा, याद रखना संसद के 2 सदन होते हैं। उच्च सदन को लोकसभा कहते हैं, सॉरी उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। तो जो बजट है बेटा वो हमेशा कहां प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहां बेटा प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो बेटा याद रखना बजट हमेशा वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो बजट हमेशा वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कहां पे, लोकसभा में।
कब पेश किया जाता है? वैसे नियमतः तो यह है कि फरवरी माह के अंत में बजट पेश किया जाता है, लेकिन अभी जब से 2-3 सालों से जो नियम चल रहा है, कभी 11 जनवरी को पेश हो जाता है, कभी 1 फरवरी को बजट पेश हो जाता है, तो इसके कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन फरवरी माह में या जनवरी लास्ट में ही बजट पेश होता है। तो आप फरवरी माह भी लिख सकते हो, आप फरवरी प्रारंभ में भी लिख सकते हो, इसमें आप स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। तो ये बात आपको याद रखना है कि बजट पेश कौन करता है। तो बेटा हम सबको पता है कि बजट पेश वित्त मंत्री करता है। देश के वित्त मंत्री इस समय कौन? निर्मला सीतारमण जी हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बजट पेश संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। तो कहने का मतलब है कि आप समझ गए कि सबसे पहला काम हमें सर ये होता है कि बजट को तैयार करना होता है। बजट हमारा तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, अब बारी आती है बेटा बजट को पेश करने की। और बजट पेश कौन करेगा? बोलिए सर बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री जी। और बजट को वित्त मंत्री जी ने क्या कर दिया बेटा? पेश भी कर दिया। मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की बेटा जरूरत नहीं है। बजट पेश हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या होगा भाई? बजट जब पेश किया गया तो बजट में क्या क्या होगा इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको कल ही बता चुका हूं कि बजट में जब पेश किया जाता है तो याद रखना बजट के दिन कोई बहस नहीं होती है। जैसे कि सपोज दैट कि वित्त मंत्री जब बजट को पेश करेगा संसद में तो वो केवल उसका अभिभाषण होगा। वित्त मंत्री स्पष्ट कहेगा संसद में। बहुत सारे बच्चों ये नहीं जानते हैं संसद क्या है, अभिभाषण क्या होता है, भाषण क्या होता है। देखो अगर आप ये छोटी छोटी बेसिक चीजें नहीं जानते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर मैं अब यहां घुस के पढ़ाने लगूंगा ना तो फिर बवाल मचेगा। फिर तो हम बजट में ही महीने खत्म कर देंगे कि अब मैं तुमको बताऊंगा कि देश में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। निम्न सदन राज्यसभा, उच्च लोकसभा होती है, निम्न सदन लोकसभा होती है, उच्च सदन राज्यसभा होती है। लोकसभा में जितने भी हमारे यहाँ के सांसद हैं वो लोकसभा में जाके बैठते हैं। राज्यसभा में सदस्य मनोनीत या उनका एकल संख्यमणि मत पद्धति के अनुसार संयोजन होते हैं, चुनाव होता है। तो अब यहां पे जाके घुसेंगे तो बेवकूफी है, इसलिए जो बच्चा इन चीजों को नहीं समझता वो केवल यहां पे समझे। ठीक है बेटा? तो सामान्य बहुमत, तो बजट जिस दिन पेश करती है वित्त मंत्री जी उस दिन कोई भी बहस नहीं होती है, कोई भी विचार विमर्श नहीं होता है। वो केवल बताती है कि हमने इस विभाग को इतना पैसा दिया। रेल विभाग को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए, सहकारिता मंत्रालय को 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ दिया, कृषि में हमने 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा लगाए, पिछली बार 8 करोड़ लगे थे। शिक्षा मंत्रालय को हमने 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर दिया, 22 करोड़ दिया, पिछली बार 15 करोड़ दिया था। मतलब जितने भी मंत्रालय बटे, सर कितने मंत्रालय होता है? नालायक नहीं तो बहुत मंत्रालय होते हैं। कितने बता दूं कितने? रोड मंत्रालय होता है, सड़क मंत्रालय होता है, सड़क मंत्रालय के पीडब्ल्यूडी होता है, कितने मंत्रालय होते हैं? शिक्षा मंत्रालय होता है ना, कपड़ा मंत्रालय होता है, वस्त्र मंत्रालय होता है। तो इन सभी मंत्रालयों पर पैसा बताया जाता है इतना इतना हमने खर्चा किया। अब देखिए ये सारी चीज रख दी गई, उस दिन कोई बहस नहीं हुई। फिर एक निश्चित समय दिया गया लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष के द्वारा। जैसे इस समय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, आप में 19-20 का बजट भी, इसलिए मैं इस दोनों को कंपेयर करके रखे चलता हूं। ठीक है? ओम बिरला है जो बीजेपी के ही है, लेकिन अध्यक्ष किसी पार्टी का फिलहाल नहीं होता है जब अध्यक्ष बन जाता है। तो सामान्य बजट का पेश करना, बजट पेश भी हो गया। अब बात नहीं, बहुमत नहीं, बहस है, सॉरी। अब उस दिन कोई प्रकार की बहस नहीं होगी, लेकिन फिर क्या होगा भाई? विपक्ष का काम ही है कि बजट के बारे में उनकी कमियों को गिनाना। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी बजट यदि पेश किया जा रहा है तो सामने वाले से कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी बजट पेश करने में। उन कमियों को गिनाना किसका काम होता है? विपक्ष का काम होता है। तो 2 से 3 दिन बजट के बारे में बहस चलती है। आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर बहस में क्या बातें होती हैं? देखिए बजट में क्या बातें होती हैं या बहस में क्या बातें होती हैं, इस बात को मेरे उदाहरण के द्वारा समझिएगा। जैसे सपोज दैट इस बार जब सीतारमण जी ने, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, आप चीजों को समझिएगा, इसको प्रत्यक्ष के निकट मत लीजिएगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और यह कहा गया, जब बजट पेश किया गया तो उन्होंने बोला कि बेरोजगारी देश में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए हम बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये बात वास्तविकता है, और हम लोगों के पास पैसा कम है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। हालांकि सरकार के ऊपर नहीं रहता है, ऐसा सरकार बोलती है, लेकिन चुनाव के समय तो घट जाती है, तो पता नहीं क्या है। खैर उसके बारे में नहीं, आप एग्जांपल समझिए। पेट्रोल की कीमतें हम लोगों ने बढ़ा दी है, सभी चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया है, और जो गैस सिलेंडर उनकी कीमतें भी बढ़ा दी हैं। अब ये पेश करते समय बता दिया गया कि भाई गैस की कीमतें बढ़ाई गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई। हालांकि इसको प्रत्यक्ष मत मानिएगा, क्योंकि सरकार कहती है कि गैस पेट्रोल की कीमतें हम बढ़ाते नहीं है, उनकी कंपनियां बढ़ाती घटाती हैं। लेकिन मैं आपसे केवल एग्जांपल थ्रू बता रहा हूं। ठीक है? तो कोई भाई नेता होगा तो अन्यथा ना लेगा इसको, केवल ये एग्जांपल है। अब मान लीजिए वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, उस दिन कोई बहस नहीं हुई। दूसरे तीसरे चौथे दिन जब बहस का टाइम रखा गया तो राहुल गांधी जी ने ऑब्जेक्शन उठाया। राहुल गांधी जी, वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं। ठीक है?
बिल्कुल, देखिए हम सबकी एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम सब लोग विपक्ष को एकदम, जैसे जो जिस पार्टी का होता है ना, जो जिस पार्टी का होता है, जैसे मान लो कोई बीजेपी पार्टी का है, कोई कांग्रेस पार्टी का, देखो हम तो किसी पार्टी के नहीं है, मैं आपसे बताऊं पर्सनली, है ना, मेरी अगर विचारधारा अगर मोदी के प्रति जाती है तो मेरी विचारधारा कांग्रेस के प्रति भी जाती है। और मोदी, अगर मैं जितना फैन मोदी जी का हूं उतना ही फैन मैं राहुल गांधी जी का भी हूं, इसमें नो डाउट वाली बात है, ठीक है। तो मेरी विचारधारा, मैं उतना ही ज्यादा फैन अरविंद केजरीवाल जी का भी हूं, ठीक है। तो मेरा विचार, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का स्पेशल फैन हूं मैं, है ना। हाल ही में जब उन्होंने बजट पेश किया तो बड़ा अच्छा लगा मुझे उनका बजट। तो कहने का मतलब यह है, हाँ शिवराज जी का भी मैं फैन हूं, क्यों नहीं फैन हूं, पर कुछ कमियां हैं सभी में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हम आप कमियां निकालना बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हम आपकी आदत एक खराब होती है कि जब हम बीजेपी के वोटर हो जाते हैं, बीजेपी के भक्त हो जाते हैं, तो बीजेपी ने अगर कोई कमी की है तो उसको बोल नहीं सकते, ये एक कमी है भाई। ऐसा नहीं है कि अब मोदी जी ने कभी खराब काम नहीं किया होगा, महंगाई अगर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं नाकामियां तो सरकार की भी हैं, लेकिन नहीं, हम तो अगर झंडा लिए हैं बीजेपी का, हमें पता है गलत है, तब भी हम नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। ये एक कमी है, खैर इसके बारे में क्या बोला जाए भाई। अगर कांग्रेस गलत कर रही है तो उसके बारे में भी बोलना चाहिए, भले हम कांग्रेस में, क्योंकि हमारा देश पहले है, हमारी देश पहले है, फिर हम पहले, हमारा परिवार पहले, फिर हमारी पार्टी है। लेकिन खैर अभी तो पार्टी सबसे है, आप बंगाल पे देखिए कितने मर्डर हो रहे हैं डेली, क्या बताया जाए, खैर कोई बात नहीं। तो सामान्य बहस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए राहुल गांधी जो ऑब्जेक्शन उठाए, उन्होंने बोला कि एक तो इतनी महंगाई, एक तो इतनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऊपर जैसे कि आपने खुद बताया निर्मला जी ने, भाई उनको बताना भी पड़ता है कि स्थिति कैसी है देश की बजट में, और आपने महंगाई भी बढ़ा दी, ये हमें समझ में नहीं आता। फिर क्या होगा, वित्त मंत्री जी उसका जवाब देंगी। ये होता है बहस का मतलब क्या होता है, मैं ये बता रहा हूं। वित्त मंत्री जी उसका जवाब देंगे। जवाब में क्या देंगे वित्त मंत्री जी, जवाब में कहेंगी, राहुल जी सबसे बड़ी बात यह है कि देश में कोरोना संकट आ रहा था, पूरा विश्व इस कोरोना संकट से जूझ रहा था, सरकार के पास आमदनी घट रही थी, सरकार के पास लोगों का टैक्स नहीं गया, इसलिए पैसे हैं नहीं, सरकार का खजाना खाली पड़ा है, तो लोगों से पैसा तो भरना पड़ेगा अगर व्यय करना है तो, इसलिए हमने ये चीजें का रेट बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, फलाना ढिकाना। फिर दूसरा किसी तीसरे चीज में ऑब्जेक्शन लेगा कि आपने शिक्षा पर खर्चा कम क्यों किया। ऐसा नहीं कि कम किया, मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूं। तो वो फिर उसका, तो ये बहस होती है, विपक्ष उसका विरोध करेगा और सत्ता पक्ष उसका क्या करेगा, बचाव करेगा, या वित्त मंत्री जी उसका पूरा क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे कि भाई ऐसा ऐसा हमने क्यों किया। तो हमने देखा कि बजट को तैयार करना पड़ा, बजट को पेश किया हमने, और सब बजट पर हमने क्या किया बेटा, सामान्य तरीके की बहस की, बजट पे बहस भी हो गई। फिर क्या होता है, मतदान होता है। बहुत बड़ी बात है, मतदान को ध्यान से समझना। अब देखो, जब हमने बजट पेश किया तो अब हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। भाई बजट पेश करने से होगा क्या, भाई बजट पेश जब हमने कर दिया तो बजट को लिए जितना व्यय जहां करना है, तो उनके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा, हमें पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। और वो पैसा कौन देगा, वो पैसा देगा संसद देगा, ठीक ना। संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा। हालांकि पैसा निकालने की अलग अलग निधियां होती है, संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है। हमेशा आकस्मिक निधि से जब पैसा निकालना होता है तो उसकी सहमति राष्ट्रपति देता है, लेकिन यदि देश की संचित निधि से पैसा निकालना होता है तो उसकी अनुमति हमें कौन देती है, संसद देती है। और संसद अनुमति कब देती है, जब हम उसके बारे में बताते हैं कि भाई हमारी ऐसी कंडीशन है। लेकिन कुछ मदें ऐसी होती है जिन पर संसद को मतदान करने का हक नहीं होता। जैसे कि मान लो वित्त मंत्री जी ने अगर कहा है कि राष्ट्रपति के वेतन भत्तों को बढ़ाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा के वेतन भत्तों को बढ़ाया जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों को बढ़ाया जाता है, उस पर कोई मतदान नहीं किया जाएगा। मतलब उस पर केवल बहस हो सकती है, मतदान नहीं होगा कि उसको घटाया जाए कि बढ़ाया जाए, यानी वो कमी नहीं की जाएगी अगर वित्त मंत्री ने उसको बढ़ा दिया। तो ये मतदान अयोग्य मदें होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी मदें मतदान अयोग्य मदें होती हैं, तो याद है ना, सर्वोच्च न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, न्यायालय के अनुसार सरकार की देनदारियां, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्षों उपाध्यक्षों के भत्ते, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मैंने बताया राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, इन पर कोई केवल बहस होगी, मतदान नहीं होगा। बेटा मतदान का मतलब ये होता है अगर पास नहीं हुआ तो पैसा नहीं निकला, लेकिन बाकी जो भी पैसा निकालना है सरकार को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतदान करना पड़ेगा, और उसके लिए धन विधेयक लाना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं वित्त विधेयक। ये कहलाता है धन विधेयक। बेटा ये धन विधेयक इसीलिए लाया जाता है ताकि टैक्स लगाया जा सके लोगों पर, और पैसा इकट्ठा होकर व्यय में जो बजट किया गया उस पर खर्चा करना पड़े। एक चीज फिर से समझ लेना, ये धन
धन विधेयक या इसी को वित्त विधेयक कहते हैं। ये धन विधेयक, विधेयक का मतलब कानून होता है। ये धन विधेयक है, वित्त विधेयक भी हमेशा कहां लाया जाता है बेटा, हमेशा लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा के द्वारा ये पास होकर राज्यसभा में जाता है। बेटा राज्यसभा में 14 दिन तक ये रखा रहता है और अगर 14 दिन तक में ये पास नहीं होता तो ये पास माना जाता है और अगर राज्यसभा में पास नहीं भी हुआ तो भी ये पास माना जाता है। इसका मतलब इस धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा का कोई भी अधिकार नहीं होता है। इसके बाद कोई भी विधेयक होता है वो दोनों सदन से पास होता है तभी कानून बनता है। मैं इसके बारे में डिटेल से चर्चा नहीं करना चाहता हूं। तो हमने देखा कि बजट पेश कर दिया गया, बजट को करने के लिए मतदान कराया गया, जिन चीजों पर मतदान किया जा सकता है। भाई वित्त मंत्री ने कहा कि हमको 20,000 करोड़ चाहिए, तो संसद देगी कि नहीं देगी इस पर मतदान होगा। हालांकि वो देना ही पड़ेगा संसद को, क्योंकि संसद में मतदान जब होता है तो बहुमत से होता है और सिंपल सी बात है जिसकी पार्टी वहां पर बैठी हुई है उसको तो बहुमत होगा ही करेगा। तो वो तो फॉर्मेलिटी है, बाकी जो बजट पेश कर देगा उसका पैसा उसको मिल ही जाएगा। ये पैसा कहां पे रहता है, ये पैसा संचित निधि का या तो आरबीआई के पास रहता है या तो एसबीआई के पास रहता है या तो भारत की संचित निधि के पास रहता है। तो वहां से पैसा निकाला गया, मतदान जिन पर किया जा सकता था उन पर मतदान किया गया, जिन पर मतदान नहीं किया जा सकता था उन पर मतदान नहीं किया गया, जैसे राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते फलाना ढिकाना। ठीक है, धन विधेयक लाया गया, पास हुआ, यहां से पैसा मिला, सरकार ने उस पर क्या किया, खर्चा किया। फिर क्या होता है बेटा, और लास्ट में होता है बजट का क्रियान्वयन। क्या होता है बेटा, बजट का क्रियान्वयन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बजट का क्रियान्वयन, बजट का क्रियान्वयन। अब बेटा बजट का क्रियान्वयन क्या होता है, जब बजट पेश कर दिया जाता है, बजट कंप्लीट हो चुका होता है, तो पिछले साल का जो बजट था या इस साल जितना भी सरकार ने जहां जहां पैसा खर्चा किया उसका क्रियान्वयन किया जाता है, उसकी जांच की जाती है कि वो जांच जितना सरकार बोल रही है क्या वो वास्तविक सही है कि गलत है। मैं कहता हूं कि जो सत्ताधारी सरकार है वो ये भी तो कह सकती है कि हमने कृषि विभाग में 15,000 करोड़ 25,000 करोड़ रुपया लगाए, तो क्या वास्तव में सही बोल रही है कि नहीं। इस बात की जानकारी के लिए एक जांच विभाग होता है जिसकी जांच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। कौन करता है बेटा, अटॉर्नी जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। उसकी पूरी टीम करती है कि सरकार ने जो पैसा बताया है कि यहां यहां खर्च किया, क्या वास्तव में सरकार ने खर्च किया कि नहीं किया, इसकी जांच कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन हद तो तब हो गई बेटा, आप ये समझिए कि जांच बजट की कौन करेगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की यानी सरकार की सिफारिश पर। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका आदमी होगा, सरकार का आदमी होगा। किसकी जांच कर रहा है, सरकार की जांच। तो क्या कभी गलत होगी, हालांकि ऐसा नहीं है, ये तो एक आप समझ गए होंगे पढ़ने वाला, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता ये होती है कि जो जिस पद में, आप जैसे राष्ट्रपति है तो वो कोई पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है, इसलिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक देश का होता है। बाकी आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा ये चीजें तो पार्शियलिटी चल सकती हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा, बजट का क्रियान्वयन नियंत्रक महालेखा परीक्षक उसका अंकेक्षण करता है, ऑडिटिंग का काम करता है और वो फिर अपनी रिपोर्ट भी संसद के समक्ष रखता है और बताता है कि सरकार ने जो जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, सरकार ने इतना पैसा यहां खर्चा किया है, सरकार ने इतना पैसा यहां से प्राप्त किया है, सरकार अगले साल इतना पैसा यहां खर्चा करना चाहती है। तो ऑडिटिंग का काम, जो चीजें बन के कंप्लीट की गई हैं, करी गई है, क्या वास्तव में सरकार ने सही बताया है, क्या सरकार ने अगर बताया कि हमने इतना 1,000 करोड़ रुपया सड़क के लिए खर्च किया तो क्या सरकार ने वास्तव में खर्च किया है, इन सारी की जांच ये स्वयं करता है और इस तरीके से बजट क्या होता है, क्रियान्वित हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इस तरीके से बेटा बजट क्या होता है, एक कंप्लीट प्रकार का बेटा बजट क्या हो जाता है, क्रियान्वित हो जाता है। क्लियर है बेटा, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली है बजट की प्रक्रिया के बारे में। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार फिर से चीजों को समझने का प्रयास करें। हम लोगों ने पढ़ा बजट तैयार करना, हम बजट की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बजट को तैयार करने का पूरा आधार बताइए, प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो बेटा बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमको देखना है बजट तैयार करना। तो हम समझ चुके हैं बजट तैयार कौन करता है। सर आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया था कि बजट, देखो बेटा किताब में अगर डूब के पढ़ोगे तो कुछ नहीं याद होगा, जितना एज इट इज बता रहा हूं इतना पढ़ते रहो। फिर आप गाइड, परीक्षा अध्ययन या सॉरी जो भी गाइड आप पढ़ रहे हो, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, जहां से जीपीएच या जो भी किताबें आप अपने हिसाब से उसको चूज करिए, मैं इसमें कुछ नहीं बोलता हूं, ठीक है ना। तो बजट तैयार किया गया, शासन विभाग के द्वारा तैयार किया गया। सितंबर माह से ही बजट की तैयारियां हुई, सभी विभागों से अनुमान मंगाया गया, उनकी वास्तविकता का पता लगाया गया। जब बाद में ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई तो फिर उस बजट को पेश किया गया। बजट पेश किसने किया, बोले सर बजट को पेश वित्त मंत्री ने किया। बजट पेश कहां पे किया गया, बोले सर संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
हम सबको पता है कि बजट हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, जो संसद का निम्न सदन होता है। सर हम सबको पता है कि इस समय देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। सर हमने ये समझ लिया। सर लोकसभा में वैसे कौन होता है? बेटा अभी आपके जो सांसद होते हैं वही लोकसभा में बैठते हैं। जैसे आप सबको पता है कि अभी हाल ही में खंडवा के सांसद नंद कुमार सिंह जी चौहान जी का देहांत हो गया, तो वो एक सांसद थे। जैसे जो लोग सतना से बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो माननीय गणेश सिंह जी वहां यहाँ के क्या है, सांसद है, तो ये कहां बैठेंगे? लोकसभा में। तो राज्यसभा में कौन बैठेंगे? बेटा राज्यसभा, जैसे विवेक तनखा जी राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के, मध्य प्रदेश के ही हैं, ठीक है, ये राज्यसभा के सांसद। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो इनकी नियुक्ति का चुनाव होता है। इनका चुनाव में हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं डालते, जैसे गणेश सिंह में तो हम लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं माननीय श्री, तो जो राज्यसभा में होते हैं उनकी वोट विधानसभा और विधान परिषद के लोग डालते हैं। अब विधानसभा विधान परिषद क्या है? जो आपके राज्य में होती है। जैसे हमारे राज्य में विधानसभा है, जिसके मेन कौन है? मुख्यमंत्री होता है। तो सेंट्रल में मेन कौन है? प्रधानमंत्री, यहां मुख्यमंत्री। राज्य का मुखिया राज्यपाल, सेंट्रल का मुखिया राष्ट्रपति। तो ये एक अलग व्यवस्था रखी गई है ताकि राज्य का विकास हो सके और केंद्र का भी। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो उसके बाद सामान्य बहस हुई, बजट जब वित्त मंत्री ने पेश किया तो सिंपल सी बात है, विपक्षी पार्टियों ने उस पर आवेदन भी दिया, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की कि कहीं ना कहीं बजट जिस रूप से बनाया गया है वो उचित नहीं है, इसमें ये कमियां हैं। हालांकि अगर सरकार चाहती है तो बजट पेश होने से पहले उसको कंप्लीट कर सकती है। फिर मतदान होगा। आप सबको पता है कि मतदान में दो तरह की मतदान होती है, एक मतदान योग्य मदें होती हैं, एक मतदान अयोग्य मदें होती हैं। बेटा जो मतदान अयोग्य मदें होती हैं उन पर किसी प्रकार का कोई मतदान नहीं होता है, लेकिन जो मतदान योग्य मदें होती हैं उन पर मतदान जरूर होता है। जो मतदान अयोग्य मदें होती हैं उनमें वित्त विधि उनके अंतर्गत राष्ट्रपति का वेतन, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके जो वेतन होते हैं उन पर मतदान योग्य नहीं होते, यानी इन पर मतदान नहीं किया जाता। बाकी जो मतदान योग्य मदें होती है उन पर मतदान करके स्वीकृति प्राप्त करके संसद से उनका पैसा निकाला जाता है। और फला जैसे जैसे कि वित्त मंत्री ने जिन जिन विभागों के लिए बोला उन विभागों पर बेटा क्या किया जाता है? वो पैसा बेटा क्या किया जाता है? पूरी तरीके से खर्चा किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? पूरे तरीके से खर्चा किया जाता है। क्लियर है बेटा ये बात? मैं आशा करता हूं कि आपको बजट से आप क्या समझते हैं, बजट की विशेषताओं को समझाइए, बजट की प्रक्रिया को उल्लेख करिए। ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल हम लोग इसके 2 क्वेश्चनों को और लेकर के खत्म करेंगे और फिर कल ये शायद ये चैप्टर अपन का परसों खत्म भी हो जाएगा, फिर अपन अगले चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को शायद ये भी लग रहा हो कि सर थोड़ा सा आप कम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये 30 मिनट की क्लास आप 1 घंटे भी कर सकते हो, 1 घंटे की क्लास आप 2 घंटे भी कर सकते हो। बेटा समस्या इस बात की है, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे बैच चल रहे हैं। ठीक है, अगर समस्या यह है कि आपको अगर पुराने कोई भी वीडियो नहीं चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप सभी बच्चे सहमति बना लेते हैं कि सर हमारे अकाउंट के सारे वीडियो आप डिलीट करवा दीजिए, आप और इंग्लिश के सारे वीडियो डिलीट करवा दीजिए, तो फिर हम इस क्लास को लंबा खींच सकते हैं। वरना ये क्लासें लंबी नहीं खींच सकती हैं क्योंकि मेमोरी का भी हमारे पास इशू हो जाता है बेटा। ठीक है, और सबसे मेन बात क्या है कि वीडियो को एक्सपोर्ट करके लगाने में भी बहुत लंबा समय लगता है। तो अगर इतनी प्रॉफिट्स मिल रही है तो इनको लेते रहिए बेटा। 30 मिनट की क्लास जरूर है, कंटिन्यू बोलता रहता हूँ। ये क्लास को मैं 1 घंटे 1.5 घंटे भी चलाऊंगा, पढ़ाना मुझे उतना ही है। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट को लेकर के। हाँ, बेचैनी तो हमें भी, आपको भी रहती है कि सर एक ही क्वेश्चन होता है, 2 ही होते हैं, 4 हो जाए तो और अच्छे से याद कर ले। ये आपकी गलती है, आपने पहले तक अभी तक क्यों नहीं पढ़ा था। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग कल फिर मिलते हैं। अकाउंट भी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स भी, और हो सकेगा तो इंग्लिश की क्लास ला देंगे। ठीक है, बिल्कुल, चलो ठीक है, बाय एंड गुड नाइट। अपने सुझाव जरूर देना कि इंग्लिश में तुमको और क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या बचा है। बाकी सर तो अपना रिवीजन करवाएंगे ही करवाएंगे। बाय एंड गुड नाइट।